इसमें दिया हुआ है हमें कि टी के अभिलाक्षणिक मान लैम्डा के संगत सभी अभिलाक्षणिक सदिशों के समुच्चय में शून्य सदिश सम्मिलित करने पर V ऑफ F की उपसमष्टि होती है, यह हमें सिद्ध करना है। तो माना T रैखिक रूपांतरण V से V में परिभाषित है, एक रैखिक रूपांतरण है। लैम्डा T के सापेक्ष आइगन मान है, तो आइगन मान की कंडीशन के अनुसार T ऑफ अल्फा बराबर होगा लैम्डा इंटू अल्फा के, जहां अल्फा बिलोंग करता है V से, V का कोई भी एक अवयव परिभाषित करता है। उस स्थिति में माना अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डैश 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 लैम्डा के आइगन सदिश हैं, तो इनका समुच्चय, हम इनका समुच्चय मान लेते हैं W लैम्डा, जिसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सभी अवयव विद्यमान हैं, और थ्योरम के अकॉर्डिंग इसमें शून्य सदिश सम्मिलित कर दिया गया है। इसका मतलब एक जीरो इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। इस स्थिति में हमें यह सिद्ध करना है कि W लैम्डा जो है वो V ऑफ F की उपसमष्टि है। उपसमष्टि हम पहले ही सिद्ध एक टॉपिक में कर चुके हैं, जिसके अनुसार दो एलिमेंट लेंगे हम अल्फा 1 और अल्फा 2 जो W लैम्डा के एलिमेंट्स हैं, और हम A अल्फा 1 प्लस B अल्फा 2 को सिद्ध करेंगे कि W लैम्डा का एलिमेंट है या नहीं है। हमें पता है कि अल्फा 1 और अल्फा 2 अगर लैम्डा के आइगन सदिश हैं, तो A अल्फा 1 प्लस B अल्फा 2 जो होगा वो भी लैम्डा का आइगन सदिश होगा। पीछे एक थ्योरम में मैंने अभी अभी बताया आपको कि अगर x1 और x2 कोई भी आइगन सदिश हैं तो ax1 प्लस bx2 भी आइगन सदिश होता है। तो इसी प्रकार से a अल्फा 1 प्लस b अल्फा 2 भी लैम्डा का क्या होगा, आइगन सदिश होगा। और अगर ये a अल्फा 1 प्लस b अल्फा 2 लैम्डा का आइगन सदिश है तो a अल्फा 1 प्लस b अल्फा 2 बिलोंग करेगा हमारे पास w लैम्डा से, जहां a और b जो हैं वो f के एलिमेंट्स हैं। और अगर ये w लैम्डा से बिलोंग करता है तो w लैम्डा v ऑफ f की उपसमष्टि है, जो हमें सिद्ध करना था। इस थ्योरम में हमें दिया हुआ है T एक रैखिक रूपांतरण है जिसमें भिन्न भिन्न अभिलाक्षणिक मान का मतलब एक से अधिक अभिलाक्षणिक मानों के सापेक्ष एक से अधिक हमारे पास सदिश परिभाषित किए गए हैं। प्रत्येक अभिलाक्षणिक मान के सापेक्ष एक सदिश परिभाषित किया गया है। उन सभी अभिलाक्षणिक सदिश जो भी हैं वो एक घातीय स्वतंत्र होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। एक घातीय स्वतंत्र सिद्ध करने के लिए माना लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 से लेकर लैम्डा m तक अभिलाक्षणिक मानों के सापेक्ष अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डैश डैश अल्फा m भिन्न भिन्न अभिलाक्षणिक सदिश हैं। और इनका समुच्चय परिभाषित किया गया है S बराबर अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा m तक। हमें सिद्ध करना है कि S लीनियर इंडिपेंडेंट है। इसको लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए
हम इसके अंदर गणितीय आगमन सिद्धांत किया था कभी, उसका उपयोग करेंगे। गणितीय आगमन सिद्धांत में आपने ये किया था कि पहले m बराबर 1 लेके चलते हैं और ये शो करते हैं कि ये जो कंडीशन है वो m बराबर 1 के लिए अप्लाई होती है, यानी एक अवयव के लिए अप्लाई होती है। उसके बाद में हम मान के चलते थे कि माना m बराबर k के लिए ये अप्लाई हो रही है। m बराबर k का मतलब इससे छोटा कोई भी एक अवयव लेके चलते हैं उसके लिए ये मान के चलते हैं कि लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, और प्रूफ करेंगे कि m बराबर k प्लस 1 के लिए ये कथन सत्य है। यहाँ m ऑलरेडी उपयोग में ले चुके हैं तो इसको n मान लेते हैं एक बार के लिए, ये हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। n बराबर 1 के लिए सिद्ध करेंगे, ये जो हमारे पास भाग है n बराबर k वो हम मान के चलेंगे कि n बराबर k के लिए ये कथन सत्य है, और n बराबर k प्लस 1 के लिए इसको सिद्ध करेंगे। अगर ये n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध हो जाएगा तो हम कहेंगे कि किसी भी प्राकृत संख्या के लिए ये कथन सत्य होगा। इसे गणितीय आगमन सिद्धांत कहते थे और इस गणितीय आगमन सिद्धांत का यहाँ उपयोग करेंगे। उपयोग करने के लिए t एक रैखिक रूपांतरण है। t रैखिक रूपांतरण का मतलब है कि t ऑफ अल्फा 1 का मान लैम्डा 1 अल्फा 1, t ऑफ अल्फा 2 का मान लैम्डा 2 अल्फा 2 और इस प्रकार से परिभाषित किए गए हैं। हम सबसे पहले n बराबर 1 लिख के चलते हैं। 1 का मतलब है कि s में केवल एक अवयव है और शून्येतर दिया हुआ है। शून्येतर का मतलब ये जो अल्फा 1 है वो 0 नहीं हो सकता। अगर 0 नहीं हो सकता तो उस स्थिति में हमें पता है कि कोई भी एक अवयव अगर a1 अल्फा 1 बराबर 0 लेके चलेंगे, अल्फा 1 0 नहीं है तो a1 क्या होगा 0 होगा, दो में से एक 0 होता है। और अगर a1 0 होगा तो a की गुणांक था और वो 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए s क्या बन गया लीनियर इंडिपेंडेंट है। केवल एक सदिश विद्यमान हो तो वो हमेशा लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। 2 या 2 से कम अवयव लेके चलते हैं तो हमेशा वो लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। 2 से ज़्यादा होने पर हम परिभाषित करके चलते हैं या देखते हैं कि क्या वो लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे एक अवयव लिया, समुच्चय S जो है वो लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया। माना n बराबर k पर जहाँ k छोटा है m से, S लीनियर इंडिपेंडेंट है। इसका अर्थ ये हो गया कि a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 से लेकर a के अल्फा k बराबर 0 लेके चलेंगे तो a1 बराबर a2 बराबर a3 बराबर अप टू a के बराबर हमारे पास क्या मान बनेंगे 0 बनेंगे। इनके सभी गुणांक 0 आएंगे, ये हम मान के चल रहे हैं। सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे इसमें n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे। अगर n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करना है तो इसका अर्थ ये हो गया कि a1 अल्फा 1 से लेकर a के अल्फा k प्लस a के प्लस 1 अल्फा k प्लस 1 बराबर 0 के लिए हमें ये सिद्ध करना है कि a1 a के और a के प्लस 1 के जो मान है वो सभी के सभी 0 हैं। आप चाहे b1 b2 ले लीजिए, अगर a1 a2 ऊपर ले चुके हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम ही लेके चलने हैं। मैंने सेम ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेम नहीं लेना चाहते तो b1 b2 से भी परिभाषित कर सकते हो, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये सारे के सारे गुणांक जो हैं वो किसके बराबर हैं 0 के बराबर। अगर ये गुणांक 0 के बराबर होंगे तो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी s लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। गणितीय आगमन सिद्धांत से ये कह देंगे कि s हमेशा एक लीनियर इंडिपेंडेंट समुच्चय बनेगा। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें t ऑफ a1 अल्फा 1 से लेकर a के अल्फा k तक बराबर t ऑफ 0 से परिभाषित कर देते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि 0 अवयव का जो संबंध होता है, क्योंकि ये रैखिक रूपांतरण है, 0 अवयव से हमेशा होता है। इसका मतलब ये जो वैल्यू बनेगी वो हमेशा 0 के इक्वल आएगी। v से v में परिभाषित है एक फलन, और यहाँ पे रैखिक रूपांतरण होने के कारण इसको t ऑफ अल्फा 1 a2 t ऑफ अल्फा 2 अप टू a के प्लस 1, यहाँ प्लस 1 है भाई, इस a के प्लस 1 इसके साथ में हमने t फलन को परिभाषित किया है। तो ये हमारे पास लास्ट में आ जाएगा a के प्लस 1
टी ऑफ अल्फा के प्लस 1 जो होगा वो 0 के बराबर आएगा। इस पूरी समीकरण में हम क्या करते हैं, ये जो टी ऑफ अल्फा 1 है उसका मान रख देते हैं। टी ऑफ अल्फा 1 का मान लैम्डा 1 अल्फा 1, टी ऑफ अल्फा 2 का मान लैम्डा 2 अल्फा 2। तो इसमें अगर ये मान रख दिया जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास a1 लैम्डा 1 अल्फा 1, a2 लैम्डा 2 अल्फा 2 अप टू ए के प्लस 1 लैम्डा के प्लस 1 अल्फा के प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के रूप में परिभाषित हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 है, इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे रहे हैं। इस समीकरण 1 को लैम्डा के प्लस 1 से गुणा कर देते हैं और इसमें से 2 को घटा देते हैं। रिपीट कर रहा हूं, लैम्डा के प्लस 1 जो है उसको गुणा करके समीकरण 1 को, और उसमें से किसको घटा रहे हैं, दूसरी समीकरण को। अगर इसको लैम्डा के प्लस 1 से गुणा कर दें और उसमें से घटाएंगे तो a1 अल्फा 1 कॉमन आ जाएगा। अगर a1 और अल्फा 1 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, a1 अल्फा 1 कॉमन, लैम्डा के प्लस 1 माइनस लैम्डा 1 आ गया। अगला पार्ट a2 अल्फा 2 कॉमन आएगा, कुछ इसी प्रकार से वैल्यू बचेगी लैम्डा के प्लस 1 माइनस लैम्डा 2, और ये स्टेप चलते रहेंगे। लास्ट स्टेप में देखो a के अल्फा के कॉमन लेने पर लैम्डा के प्लस 1 माइनस लैम्डा के बाहर आ जाएगा। इससे प्रीवियस स्टेप अल्फा के और ए के है, उसमें भी तो ए के और लैम्डा के और अल्फा के बनेगा, उसमें इसको के प्लस 1 से गुणा करके घटाया है तो यही पार्ट आएगा। और सबसे लास्ट टर्म क्या बन रही है, ए के प्लस 1 लैम्डा के प्लस 1 अल्फा के प्लस 1, और यहाँ पे भी क्या बन रहा है, ए के प्लस 1 लैम्डा के प्लस 1 अल्फा के प्लस 1, यानी ये दोनों कट जाएंगे। बराबर में क्या बचेगा इसके, अब 0। और अगर ये 0 है तो अल्फा 1 से लेकर अल्फा के तक के सभी सदिशों का योग 0 बन गया। अगर सभी सदिशों का योग 0 है तो हम पहले ही मान के चल रहे थे कि n बराबर k पर s जो है वो लीनियर इंडिपेंडेंट है। अगर लीनियर इंडिपेंडेंट है तो इनके गुणांक क्या होने चाहिए, 0 के बराबर। n बराबर k पर s लीनियर इंडिपेंडेंट है, अतः a1 लैम्डा के प्लस 1 माइनस लैम्डा 1 बराबर 0, a2 लैम्डा के प्लस 1 माइनस लैम्डा 2 बराबर 0, अप टू ए के लैम्डा के प्लस 1 माइनस लैम्डा के बराबर 0 बनेगा। इसी कंडीशन को इसमें वेरीफाई करेगा। अगर ये कंडीशन हमारे पास, क्योंकि सारे के सारे गुणांक हमारे पास 0 के बराबर हम लेके चल रहे हैं, ये बराबर तो हो नहीं सकते क्योंकि दो भिन्न भिन्न हमारे पास आइगन सदिशों को परिभाषित, आइगन मानों को परिभाषित किया गया था। अगर 2 या 2 से अधिक जो भी मान है ये सारे के सारे अलग अलग आइगन मान है तो ये दोनों बराबर नहीं आ सकते। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो a1 से लेकर a तक के सभी मान क्या हो जाएंगे, 0, अर्थात a1 बराबर a2 बराबर अप टू a के बराबर क्या बन जाएगा। और अगर इन सब के गुणांक 0 है, यानी a1 से a तक के सभी मान 0 है, तो a के प्लस 1 भी क्या बनेगा हमारे पास, 0 बनेगा। अतः समीकरण 1 से a के प्लस 1 बराबर होगा 0 के, अर्थात n बराबर k प्लस 1 पर s लीनियर इंडिपेंडेंट है, अर्थात जो s होगा वो हमेशा रैखिक स्वतंत्र होगा।